ओम वंदे मातरम। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं विषम ज्वर या मलेरिया के विषय में। मित्रों, मलेरिया जब किसी को एक बार आता है तो बार बार आता है और कई बार लोगों को स्थायी समाधान नहीं मिल पाता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप मलेरिया की दवाइयां खाते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या है, उसके बाद इस रोग के लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसका समाधान में आप दिनचर्या कैसे अपनाएं, उसके अलावा आपको क्या स्वास्थ्य नियम का पालन करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और साथ ही होम रेमेडीज आप क्या क्या अपना सकते हैं, हम सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। यदि आप इस वीडियो के प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनते हैं और हम जो निर्देश देंगे वो पूरा पालन करते हैं ना मित्रों, तो यदि अभी आपको मलेरिया है तो 2 से 4 दिन में अभी का मलेरिया आपका ठीक हो जाएगा और उसके बाद जीवन में दोबारा कभी भी मलेरिया का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और जो आप दवाइयां खा के साइड इफेक्ट ले चुकी हैं और जो शरीर में समस्याएं आ चुकी हैं मलेरिया की वजह से, वो यदि आप हमारे पूरे निर्देशों का ध्यान से सुन के पालन करते हैं तो आपको 1 से 3 महीने में आपके सभी कॉम्प्लिकेशंस आप ठीक कर सकते हैं और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत और तभी पूरा होगा जब हम इससे अपने आप को ठीक कर पाएंगे और स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ प्राणायाम आदि करके ठीक कर पाएंगे, हम अपने आप दवा मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप इस रोग की दवाइयां खाते हैं उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। चलिए मित्रों, जो आप दवाइयां खा रहे हैं इससे जो है ना हमारा स्वाद और हमारी लाल ग्रंथि दोनों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। कि हमारी जो स्वाद ग्रंथियां होती हैं और लाल ग्रंथियां, ये से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, जिससे लार बनना कम हो जाता है और सही मात्रा में सही तरीके से लार नहीं बन पाती है। साथ ही हमारी स्वाद ग्रंथियां जो प्रभावित होती है तो हमें ठीक से स्वाद नहीं आ पाता, नहीं कि हमारे मुंह का स्वाद चला जाता है, किसी किसी को मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है क्योंकि पित्त और कफ बढ़ने से कड़वा खट्टा जैसा स्वाद रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, जिसके कारण से खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है, भूख नहीं लगती है और साथ ही भूख ना लगने की वजह से कमजोरी आना, शरीर में सुस्ती बना रहना, काम करने में मन ना लगना और साथ ही चिड़चिड़ापन, ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। और ये लंबे समय चल जाए ना मित्रों तो इंसान काम ना करने की स्थिति में कई बार बर्बादियों के तक पहुंच जाता है और डिप्रेशन की स्थिति भी बन जाती है। तो यदि इस दवाइयों को आप खाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट बहुत भयंकर है मित्रों, और एक समस्या के बाद दूसरी के बाद तीसरी, ना जाने कितनी सारी समस्याएं लगी रहती हैं। तो आशा है आप दवाइयों के साइड इफेक्ट आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा आपको और क्या क्या हो रहा है वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि औरों को भी पता चले कि आपको इसके कारण और क्या क्या समस्या हो रही है। अच्छा, हम बात करते हैं लक्षणों की। मित्रों, जब ये बुखार आता है, इसको विषम ज्वर क्यों कहा जाता है पहले वो समझ लीजिए। ये कभी भी एक तरह से नहीं आता, कभी दिन में आएगा, कभी रात में आएगा, किसी को एक दिन में आता है, किसी को 2 दिन में आता है, किसी को सुबह शाम, या सर से चढ़ेगा, पैर से चढ़ेगा, मतलब इसका आने का तरीका ही बहुत अलग है। और ये हमारे कफ पित्त वात तीनों दोषों की विषमताओं से पैदा होता है, इसलिए इसको विषम ज्वर का नाम दिया गया है। यह बुखार जब आता है ठंडी लगने के साथ आता है, और ठंडी लगने के साथ जब बुखार आता है तो कभी जैसी चढ़ती है, कितने भी कंबल ओढ़ लो, कितनी भी रजाइयां ओढ़ लो, उस समय ठंडी शांत नहीं होती है। इसके साथ मित्रों पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सिर में भारीपन और दर्द होता है, पेट में, शरीर में, कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होता है, उल्टियां होती हैं और किसी किसी को मात्र उबकाइयां आती हैं। और उल्टियां होती हैं मतलब खाते ही उल्टी हो जाती है, मतलब खाना टिकता ही नहीं है, उल्टी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में खाने का मन नहीं करता क्योंकि लगता है भी उल्टी हो जाएगी, और उल्टी कर करके सारा खिंच जाता है, इतना सारा खिंच जाता है, उबकाइयां आके उबकाइयां आती है, पर कभी किसी किसी को उल्टी नहीं होती। हाँ, कुछ खा लिया तो तुरंत उल्टी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो उल्टियां होती है बहुत ज्यादा भयानक होती हैं। तो कभी पेट में कुछ टिकने नहीं देती, जिससे कमजोरी होती है, जो हमने पहले भी बता दिया था, और दवाइयां खाने से उसके साइड इफेक्ट और ज्यादा परेशान कर जाते हैं। तो साथ ही भूख ना लगने की स्थिति, क्योंकि खाने का मन नहीं करता तो बाद में भूख लगनी ही बंद हो जाती है, और साथ ही मन हट जाता है हर चीज से, किसी भी चीज में काम करने में मन नहीं लगता और खाने में डर लगता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया था। उसके बाद कमजोरी आना, आंखों का लाल होना, आंखों का पीला होना, कमजोरी के साथ आंखें पीली हो जाती है और गर्मी के साथ आंखें लाल हो जाती हैं, और साथ ही तिल्ली बढ़ना, लीवर बढ़ जाने जैसी स्थिति बन जाती है, हड्डियों में टूटन जैसा दर्द होता है, मतलब हड्डियां टूट रही हैं ऐसा दर्द महसूस होता है, और बुखार बार बार आता है, लगातार आता है, शरीर में चुभने जैसे दाने भी निकल आते हैं, ऐसे फफोले जैसे भी पड़ जाते हैं, किसी को गर्मी की वजह से, किसी को दाने निकल आते हैं, किसी को पीली फोड़ियां जैसी हो जाती हैं। तो ये सारी जो इसके लक्षण है मित्रों, ये बहुत ही भयावह लक्षण है। यदि आप इसका समाधान करें तो बहुत सरल हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते इसके कारण भी बता दें, क्योंकि कारण जानना जरूरी है। कारण जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मित्रों, जैसा कि मैं लक्षण में शुरुआत में आपको बताया था कि इसको विषम ज्वर क्यों कहा जाता है। कफ पित्त वात
जब ये तीनों डिसबैलेंस होते हैं तो इसमें एक के डिसबैलेंस से भी होता है, तीनों के डिसबैलेंस से भी होता है, तो बुखार ऐसी स्थिति में विषम ज्वर आ जाता है। अब मित्रों ये जो ज्वर आता है विषम क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जो हमारे शरीर में कब्ज होती है, जी हाँ कब्ज होती है, तो ऐसी स्थिति में कब्ज में जो हमारे शरीर से विषाक्त तत्व निकल जाने चाहिए पॉटी के माध्यम से, वो नहीं निकल पाते हैं, हमारे शरीर में बने रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में बार बार घूम घूम के हमारे शरीर के खून में दोष पैदा कर देते हैं, जिससे समस्या हो जाती है। और उसके अलावा मित्रों एक मादा मच्छर होती है जिसको एनोफ्लीज के नाम से जाना जाता है, कुछ एनोफ्लीज नाम का मच्छर होता है, उसके काटने से हमारे शरीर के जो खून में उसका जो विषाक्त तत्व है वो पहुंच जाता है, जिससे हमारा रक्त दूषित हो जाता है, और वो दूषित रक्त हमारे शरीर में जब घूमता है तो ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो मित्रों जब आपके कफ वात डिसबैलेंस होते हैं तो भी ये समस्या होती है, क्योंकि हमने कहा ना हम आपको दोनों तरीके से समाधान बताएंगे ताकि आपको पूरा समाधान मिले, आपके मन में ये ना रहे, क्योंकि आयुर्वेद कुछ अलग चीजें बताता है, क्योंकि जब आपके शरीर में रोग प्रतिकारक क्षमता होती है, रोग से लड़ने की शक्ति होती है, तो कोई भी मच्छर कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपको प्रभाव नहीं करता है। जब ये कमजोर होता है तो हर बैक्टीरिया वायरस जल्दी प्रभाव करता है। इसलिए कफ वात पित्त अनियंत्रित यानी कि डिसबैलेंस है तो ये बैक्टीरिया वायरस कोई भी प्रभाव कर जाता है, जो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। अब कब्ज के कारण क्या है मित्रों, इस पर विस्तार से चर्चा करने जाएं तो आपका रहन सहन, खान पान, उठने बैठने का तरीका, जो मृत भोजन खा रहे हैं जिसमें भोजन में जीवन ही, जो एसिडिक खाना खा रहे हैं, जो नमक ज्यादा वाली चीजें खा रहे हैं, जो ऊपर से नमक डाल के खाते हैं, उसके अलावा जो टीन फूड, जंक फूड जितना भी आप खा रहे हैं जिसमें खमीरा उठा हुआ है, ये सारी चीजें जो सड़ी हुई चीजें हैं, जो मृत चीजें हैं, वो सब की सब आपके शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ाते हैं, जो शरीर में पेट में गर्मी बढ़ा देती है, जिससे भी शरीर में गर्मी बढ़ने से कभी कभी बुखार पैदा हो जाता है। और जब शरीर में गर्मी बढ़ती है ना मित्रों, ऐसी स्थिति में यदि आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता भी कमजोर है तो कोई भी बुखार जल्दी से जल्दी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जो हमें लंबा रोगी बना देता है। तो ये इसके कुछ मुख्य कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। यदि आप इसको समझेंगे तो आपको समाधान जल्दी मिलेगा। अब इसको समझे कैसे, उसको समझने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने 2 प्लेलिस्ट दी हैं, एक कभी मत करना रोगों के कारण और दूसरी दी है स्वास्थ्य नियम, डू एंड डोंट, दोनों प्लेलिस्ट में हमने बताया। मित्रों ध्यान से समझिएगा, यदि आप अपनी समस्या का जड़ से समाधान चाहते हैं, स्थायी समाधान चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि दोबारा आपको मलेरिया हो, तो डू एंड डोंट, स्वास्थ्य नियम और कभी मत करना, दोनों प्लेलिस्ट आके वीडियोस आपको अच्छे से समझने हैं और उसका पूरा पालन करना है। डोंट में हमने बताया कि क्या क्या नहीं खाना पीना, कैसे खाना नहीं बनाना, कुछ बातें हमने बताई हैं। और डू में हमने आपको बताया, स्वास्थ्य में आपको बताया कि पानी कैसे पीना, कितना पीना, कितनी मात्रा में कब पीना, कब नुकसान करेगा, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसा खाना खाना चाहिए, और साथ ही नाक में तेल क्यों डालना है, क्योंकि नाक में तेल डाले बिना मित्रों आपको जल्दी नाक से सांस नहीं चल पाएगा, तो आपकी बॉडी को स्ट्रांग नहीं बना पाएगा, आपके फेफड़ों को स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे, तो आपको समस्या जल्दी ठीक नहीं होगी। तो यदि आप जल्दी समाधान चाहते हैं तो स्वास्थ्य नियम का आपको पूरा पालन करना होगा, ताकि आप 1 से 3 महीने में अपने कितने भी पुराने से पुराने विषम ज्वर को, पुराने ज्वर को ठीक कर सके। तो ये हमने आपको बताया कि आपको स्वास्थ्य नियम का पालन पूरा करना है। हाँ, उसके बाद मित्रों मैं आपको बता दूं, जो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, जो आपके बॉडी में तिल्ली बढ़ गई, लिवर बढ़ गया, इसके लिए हमने अलग से वीडियो दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में दे रखे हैं। उसके अलावा वो नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम के बाद प्राणायाम, संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट के अनुसार करके आपको हमने सारा विस्तार से बताया, करेंगे ना तो आपको पूरा समाधान मिलेगा और आपके जो कॉम्प्लिकेशंस आ गए उससे भी आप छुटकारा पा जाएंगे, बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कहा ना 1 से 3 महीने का समय आपको लगेगा, हो जाएगा। अब मित्रों मैं आपको बता दूं, आपको पथ्य का सेवन क्या करें कि क्या खाना पीना है, उसके बाद हम रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपको जल्दी समाधान मिले। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं, जो आप जिस देश में, जिस प्रांत में रहते हैं, वहां मौसम के अनुसार जो फल और सब्जियां उपलब्ध हैं वो आप खा सकते हैं, जो सस्ते मिल रहे हैं वो आप खा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई फल और सब्जियां सस्ते तो होते नहीं है, सब्जियां भी आजकल महंगी है। मित्रों आपकी इनकम के हिसाब से जो सही है वो आप ले सकते हैं, वो मौसम के हिसाब से आपको जो मिल रहा है वो आप लीजिए। हाँ, दूसरी बात, आप जो पचा सकते हो वो खा सकते हैं, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है ना, तो कभी कभी किसी को जल्दी कुछ चीजें पचती नहीं है, तो और किसी की प्रकृति कौन सी विकृत है उसके अनुसार भी होता है। जैसे मलेरिया में आपका कफ बढ़ा हुआ है तो आप बहुत सी चीजें नहीं खा पाएंगे, जैसे दही है, दूध है, ये चीज आप नहीं खा पाएंगे। पर वहीं वात और पित्त बढ़ा हुआ है तो आप दूध की चीजें खा सकते हैं, आप दूध खा पाएंगे, समस्या नहीं आएगी। पर हाँ, दूध आपको गाढ़ा करके खोए की मिठाई वगैरह वो चीजें नहीं खानी है, अभी वो आपको पचने में भारी होगी तो उसका सेवन ना करें, पर आप दूध पी सकते हैं। पर कफ की प्रॉब्लम है तो आपका तरीका अलग हो जाएगा। तो इसी समस्या पर हमने कफ वात पित्त पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो दी है, यदि आप वो देखेंगे, समझेंगे कफ की समस्या को कैसे समाधान करें, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे और आप पालन करेंगे तो पूरा समाधान भी हो जाएगा। अच्छा, अब आपको बता दूं,
कि जो आपको मौसमी सब्जियां खानी, उसके अलावा पानी सही मात्रा में पीना, छाछ आपको पीनी है, ताजी छाछ पीनी है। स्वास्थ्य ने भी बताया दही का पानी कैसा होता है मित्रों, दही जो होता है ना, दही आप उसको काटो तो दही थोड़ा साइड पे निकल आता है। काटो मतलब दही को हम अक्सर काट के निकालते हैं, चम्मच से काटे, कैसे भी काटे, चम्मच से काट के निकालते हैं, तो उसमें जो पानी निकल आता है ना, वो पानी मलेरिया को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप उस पानी का सेवन कर सकते हैं, इससे आपको जल्दी आराम मिलेगा। उसके अलावा मित्रों दाल आप मूंग है, मठ है, इसकी दाल ले सकते हैं, इसकी दाल का पानी ले सकते हैं, दाल और चावल का पानी ले सकते हैं, पतली खिचड़ी, दाल चावल की पतली खिचड़ी बना के आप खा सकते हैं, नारियल का पानी आप पी सकते हैं। और मित्रों एक पेठा आता है जिसका पेठे की मिठाई बनती है ना, पेठे की मिठाई आपको नहीं लेनी है, बाजार में इतना बड़ा पेठा मिल जाता है, वो पेठा आप ले आइए, पेठे का रस आपको पीना है, और वो रस पीने से पेठे को अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि पेठे के ऊपर जो सफेद सफेद लगा होता है ना, वो बहुत ही घातक होता है, दवाइयाँ वगैरह जो छिड़क देते हैं ना वो होती है। तो आपको उसको साफ करना, उसके बाद पेठे का रस निकालना। पेठे का रस निकालना बहुत आसान है, थोड़ी देर में मैं इस पर भी वीडियो दे दूंगी और मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, घरेलू उपचार पे आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे आप पेठे का रस बनाएं, तो आप उसका देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारा मित्रों आप पेठे का रस भी पी सकते हैं। उसके अलावा मित्रों आप चुकंदर है, पपीता है, अनानास है, अंगूर है, सेब है, अमरूद है, ये फल आप सेवन कर सकते हैं। रोज एक फल सेवन करिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको शरीर को भी अच्छा लगेगा, आपको वेराइटीज भी हो जाएंगी। तो अब आप बोले हमें खांसी बढ़ी है, अमरूद खा सकते हैं, तो यदि आप अमरूद खाना चाहें तो आप अमरूद भून के खा सकते हैं। खांसी बढ़ी हुई है और आपको कफ की प्रॉब्लम है तो आप भून के अमरूद खा सकते हैं। पर यदि नुकसान आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दूसरे दिन वो चीज ना खाएं, वो आपके लिए अच्छी नहीं, क्योंकि जैसे अब आपको कौन सी चीज नहीं सूट कर रही है, ये जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए कहना जो आप पचा सकते हो आप खा सकते हैं, पर हाँ आपको जो नहीं खाना वो बता दूं, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, और आपको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। आपको खोए मावे वाली, देर में पचने वाली पनीर आदि ऐसी सब्जियां नहीं खानी है। फूल गोभी है जो पचने में, जो गैस वगैरह की प्रॉब्लम करती है ना, मटर है, ये सब पचने में भारी होती है, मूली है, गाजर, ये चीजें आपको अभी नहीं खानी है, ये अभी आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, ये आपको नुकसान दे सकती हैं। उसके अलावा आपको जो करना है, आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, और उसके साथ ही आपको मच्छरदानी में सोना है, आपको पूरे कपड़े पहनने हैं, ताकि आप अपने आसपास से जो बाहर की हवा लग रही है उससे आप अपने आप को बचा सके। क्योंकि ये जो विषाक्त होते हैं ना, जो प्रकृति डिसबैलेंस होती है, और जो ऐसे में हवा जो लगती है ना, वो कई बार हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर जाती है। तो आपको हवा से बचना है, आपको मच्छरों से बचना है, इसलिए पूरे कपड़े पहनिए, मच्छरदानी लगा के सोइए, एसी और पंखे का इस्तेमाल ना करें, कि कूलर का इस्तेमाल ना करें। ये जो हवाएं हैं ये आपको नुकसान करेंगी। आप हो सके उतना प्राकृतिक वातावरण रहेंगे, खुली हवा में भी कम घूमें। हाँ, यदि आपकी खिड़की आदि खुली है तो उससे बहुत ज़्यादा तेज हवा आपको नहीं लेनी, पर हाँ हवा आएगी तो चलेगा, पर बहुत ज़्यादा तेज हवा ना आए इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो आप इसका ध्यान रखेंगे तो ये आपको जल्दी आराम देगा। और ये विशेष तब आपको ध्यान रखना है जब आपको बुखार हो, और बुखार यदि आपका ठीक हो गया तो समस्या नहीं है। अब मित्रों मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्राणायाम करने को बताया था, उसमें एक सावधानी नहीं बताई थी। यदि आपको बुखार है तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपको प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बुखार उतरने के बाद भले आपको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वापस बुखार आ जाता है, आप प्राणायाम कर सकते हैं, समस्या नहीं है। पर जब आपको बुखार है शरीर में, उस समय आपको बुखार नहीं करना है, आपको आराम करना है, पर आलस में पड़े नहीं रहना। ये ध्यान रखिएगा मित्रों, आलस में पड़े रहना और आराम करने में अंतर है। शरीर में ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, आप लेटे हैं आराम करें अच्छी बात है, पर शरीर में सामर्थ्य है, पड़े आलस का कह रहे जाने दे नहीं कर रहा है, तो ऐसी गलती आप ना करें। ऐसा करने से आपके शरीर में आलस बढ़ जाएगा, और आलस जो बढ़ेगा ना मित्रों, वो किसी भी रोग को बढ़ने में सहायता देता है। रोग को कभी भी ठीक करने में आलस सहयोग नहीं करता है। हाँ, आपका बॉडी रिएक्ट करता है कि कब आलस और कब थकान है, दोनों में अंतर है मित्रों। क्योंकि मैंने भी ये देखा, जब बुखार आता है ना, आप आधा किलोमीटर चलाओ, 50-100 कदम चलो, उसमें में थकान हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। उसके बाद मैं 1 घंटा सो गई, खाली घर के सामने रोड पार करके बच्चे को लेने की, उसमें मुझे इतनी थकान हो गई, बुखार था कि मैं 1 घंटा उसके बाद सो गई, कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो बुखार में थकान अक्सर हो जाती है कि हमारे शरीर में जो खून है ना, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा विषाक्त तत्व आ जाते हैं, जिससे हमारा खून विषैला हो जाता है, जो हमारी थकान का कारण बन जाता है। तो चलिए, हमने आपको बता दिया कि आपको
क्या क्या करना है। और दिनचर्या बता दूं मित्रों, सुबह पेट साफ होना जरूरी है, इसलिए आपको सुबह सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठना है। आप अगर हम नाइट शिफ्ट करते हैं तो अभी तो आप ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात मित्रों, आपको शिफ्ट भी करनी पड़ती है, तो कुछ दिन की छुट्टी ले लीजिए, जब तक आपका बुखार नहीं उतर जाता है तब तक एटलीस्ट आप इसका पालन कर लीजिए, ताकि आप ठीक हो जाए। उसके बाद अपना काम करिए। और बाकी जो लोग हैं जो शौक में जगते हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, उनको सबको समझना होगा कि दिन को रात, रात को दिन मत बनाइए। ये हमारी जो प्रकृति डिसबैलेंस हो जाती है, क्योंकि हम जब दिन को रात, रात को दिन बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ कुछ स्थितियां जो विषम हो जाती है ना, उसी से विषम ज्वर जल्दी प्रभावित होता है। इसलिए अपनी दिनचर्या का सही से पालन करिए। दिन में काम करना है, रात को आराम करना है, हमारी प्रकृति ने हमें दिया है, ईश्वर ने बनाया, तो उसका हमें पालन करना चाहिए। नहीं करते हैं तो उसके परिणाम हमारे साथ आते हैं, अनेक रूप में आते हैं। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप स्थायी समाधान चाहते हैं तो आपको हमेशा के लिए अपनी दिनचर्या को सही करना होगा, आहारचर्या को सही करना होगा, ताकि आप हमेशा का समाधान कर सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं होम रेमेडीज की तरफ। मित्रों, यदि आपको बुखार बार बार आता है, बुखार आते समय जब बुखार चढ़ गया है, उस समय आपको पता नहीं था चढ़ गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 100 तक बुखार है तो टेंशन नहीं है, 101 तक भी टेंशन नहीं है, तो उसके ऊपर जाए ना तो सर पे, माथे पे और पेट पे पानी की पट्टी रखिए। बिल्कुल ध्यान रखिए, बर्फ की पट्टी मत रखिएगा, क्योंकि बर्फ की पट्टी रखने से क्या होता है, आपके अंदर का टेम्परेचर बहुत गर्म है, उस पर एकदम बर्फ डाल देते ना तो अंदर कभी कभी एकदम से ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एकदम जो तेज था एकदम रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी अवरोध पैदा हो जाता है। जैसे रोड पे वाहन जा रहे हैं, एकदम से ट्रैफिक जाम हो जाता है, एकदम से कुछ रोक दे तो कैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, एकदम से हाईवे पे कुछ हो जाता है तो कैसे पूरा एकदम एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते चले जाते हैं। वैसे ही मित्र, यदि आप बहुत ठंडा पानी, बर्फ का पानी रखते हैं ना, तो ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है। तो शुरुआत में आप सीधा बर्फ का पानी बिल्कुल ना रखें। हाँ, 10-15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया पट्टी रखते रखते, तो उसके बाद आप थोड़ा धीरे धीरे पानी ठंडा करिए, ताकि आपको ठंडे पानी के साइड इफेक्ट ना हो। अन्यथा ठंडे पानी के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप नॉर्मल पानी से पहले पट्टी रखिए, उसके बाद धीरे धीरे उसमें ठंडक पानी मिलाते जाइए, तो आपको समस्या नहीं आएगी। ये आप इससे बच पाएंगे। ये आपको सावधानी बहुत अच्छे से रखनी है। जब पट्टियाँ लगा रहे हैं ना मित्रों, हवा बिल्कुल नहीं चाहिए उस समय। आप कमरा नॉर्मली खिड़की खुली है तो चलेगा, ऑक्सीजन का आवागमन होने दीजिए, पर पंखा, एसी, कूलर कुछ नहीं चलाना है। गर्मी लगेगी तो आपको लगेगा पंखा चला दो, कुछ कर दो, ऐसा नहीं करना है। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप पानी में बैठा भी सकते हैं, पानी में बैठ भी सकते हैं, समस्या नहीं है, पर पानी बहुत ठंडा ना ले। हाँ, धीरे धीरे उसमें थोड़ा ठंडा पानी डालते रहें, ताकि वो पानी नॉर्मल टेम्परेचर का बना रहे, जो मतलब जो बॉडी का टेम्परेचर उसको नॉर्मल करने में उसकी सहायता करे। अब हम आपको बताते हैं होम रेमेडीज़ में आप क्या क्या कर सकते हैं। मित्रों, तुलसी, नीम, गिलोय, पीपली और गुड़, इनका काढ़ा बना लीजिए। 5 से 10 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, नीम के 4 से 5 पत्ते ले लीजिए, गिलोय की इतनी लकड़ी ले लीजिए, पिपली के 2 दाने ले लीजिए, 2 इतनी जो बड़ी पिपली आती है ना उसको 2 ले लीजिए, और इसको उबाल के काढ़ा बना लीजिए। 1 गिलास पानी का आधा रह जाए, उसके बाद इसको आप गुड़ डाल के पी सकते हैं। पर ध्यान रखें मित्रों, जितने भी काढ़े बताने जा रहे हैं ये सारे काढ़े गर्म होते हैं और ये कफ की प्रकृति को बहुत जल्दी सूट करेंगे, लेकिन वात और पित्त वाले वात को भी जल्दी सूट कर जाएंगे। यदि आपका कफ मिश्रित वात है, यदि आपका पित्त की समस्या है, तो ये काढ़े आपको जल्दी सूट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको पानी की पट्टी ही काम आएगी, क्योंकि यदि आप कोई काढ़े जो हम बता रहे हैं वो पीने में आपको समस्या, क्योंकि हर इलाज हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि आपकी प्रकृति कौन सी विकृत है, किस प्रकृति से आपको विषम ज्वर है और कितनी आपको कौन सा दोष ज्यादा है, कौन सा कम है, उस पर निर्भर करता है। इसलिए आप लेके देखेंगे, आपको पता चलेगा। और जो बिल्कुल भी निर्दोष है, हम आपको बता दिए कि स्वास्थ्य नियम बिल्कुल निर्दोष है, पथ्य का पालन बिल्कुल निर्दोष है, वो हर किसी को करना चाहिए, उससे आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। और प्राणायाम करेंगे तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। पर आपको जल्दबाजी और आप सोचते हैं कि बुखार जल्दी उतर जाए, उसके लिए हम आपको रेमेडीज बता रहे हैं, पर उसके बिना आप ठीक नहीं हो सकते। इसके बिना तो आप ठीक हो सकते हैं, जो हम आपको होम रेमेडीज बता रहे हैं इसके बिना आप ठीक हो सकते हैं। पर जो हमने पहले बता दिया, स्वास्थ्य नियम कभी मत करना, उसके बिना आप ठीक नहीं हो सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। और आप स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं तो उसके साथ ये होम रेमेडीज भी आपको पित्त ज्यादा नहीं बढ़ाएंगी, तो आपको मलेरिया शांत करने में आपकी सहायता करेंगे। उसके बाद मित्रों, लहसुन का काढ़ा, ये भी लहसुन गर्म होता है तो लहसुन का काढ़ा वात कफ और वात शामक होता है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद काली मिर्च है, नीम है, तुलसी है, ये सारी चीजें गर्म है, इनका भी काढ़ा वात और कफ में फायदा करेगा, तो इसका काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। उसके अलावा ये संतरे का रस 2-3 बार आप सेवन करें, तो यदि आप साथ में ये भी लेंगे तो हो सकता है आपको कम नुकसान हो, यानी कि उसका गर्मी कम बढ़े तो आपको फायदा अच्छा मिलेगा। उसके बाद
आपको जिनको लगातार ये समस्या मतलब एक लगातार रहता है ना, तो आप स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ कभी मत करना। मैं तीसरी बार स्वास्थ्य नियम का वर्णन कर रही हूँ ताकि आप समझ सकें। आपको 3 चीजें मैं बता रही हूँ, इसमें से एक ही प्रयोग करना है। 3 चीजों में से एक प्रयोग करना है। आप इस प्रयोग को ध्यान से सुनिएगा। गिलोय घनवटी पतंजलि की आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अमृतारिष्ट एक आता है और उसके अलावा एक आता है सुदर्शन काढ़ा, महासुदर्शन काढ़ा। तीनों में से कोई भी एक आपको इस्तेमाल करना है। तीनों इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि तीनों बेस एक ही है तीनों चीजें गिलोय की ही, पर आपको एक ही इस्तेमाल करनी है ताकि आपका लाभ एक से ही हो जाएगा। अब यदि आप गिलोय घनवटी सेवन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, भोजन से पहले सुबह शाम 2-2 गोली उसकी सेवन करनी है। 10-12 साल की उम्र आपकी ज्यादा है तो 2-2 गोली आप सेवन कर सकते हैं। 10 साल से कम है तो 1-1 गोली आपको सुबह शाम सेवन करनी है, खाली पेट भोजन से पहले। ये आप समझ लीजिए, गिलोय घनवटी आपको भोजन से पहले ही लेनी है। ये आपको बहुत अच्छा काम करेगी, ये आपके मलेरिया को ठीक कर देगी और अस्थायी रूप से ठीक कर देगी। आप इसको सेवन 3 महीने लगातार कर लीजिए, आपको काफी आराम मिल जाएगा। उसके बाद मित्रों सर्दी खांसी की समस्या में भी आराम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रयोग मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको बताया सुदर्शन काढ़ा, मां सुदर्शन काढ़ा और साथ में अमृतारिष्ट। ये आप वैद्यनाथ का ले सकते हैं, झांडू का ले सकते हैं, सांडू का ले सकते हैं, जो आपको मिल जाए उपलब्ध हो जाए वो आप ले लीजिए। या थिंक पतंजलि का नहीं आता जहां तक मेरी याद में है, क्योंकि मैंने अभी तक यूज किया नहीं है तो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप ले सकते हैं। पतंजलि का मिल जाए तो वहां का ले लीजिए, कोई भी अच्छा है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो काढ़े आपको पीने, कौन से काढ़े, मां सुदर्शन काढ़ा और अमृतारिष्ट, ये दोनों काढ़े, अरिष्ट और आसव दोनों एक ही चीज होती है, काढ़े एक ही चीज होती है। ये आपको भोजन के 20 से 40 मिनट बाद लेने हैं, समभाग पानी मिला के। यदि 10 साल से कम उम्र है तो इसमें करीब 2 गुना भी आप पानी मिला सकते हैं। मतलब 5 ml यदि आप काढ़ा ले रहे हैं तो आप उसमें 10 ml पानी मिले। यदि 10 साल से उम्र कम है और ये उससे ज्यादा है तो आप 10 ml काढ़े में 10 ml आपको मिला सकते हैं। उस पर डोज लिखा होता है, जो आप लाएंगे ना काढ़े का, उस पर डोज लिखा होता है। दूसरी बात क्या है ना, आपकी प्रकृति के अनुसार आपको तय करना है, क्योंकि 10 ग्राम से 20 ग्राम तक इसका डोज बताया जाता है। करीब 20 ग्राम होता है तो उसमें करीब 10 साल से कम उम्र है तो 40 ग्राम पानी मिलेगा, और 10 साल से ज्यादा उम्र है तो आपका 20 ग्राम पानी मिलेगा, मतलब समभाग पानी। तो आपको अपनी डोज डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपकी स्थिति कैसी है, प्रकृति कैसी हम नहीं जानते, इसलिए हम आपको डोज नहीं बता पाएंगे कि आपको इतना ही लेना है। हाँ, पर 10 से 20 ml नॉर्मली लिया जाता है, वो सबके लिए सुटेबल होता है। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपके लिए कितना सुटेबल है, तो आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मित्रों, आप पपीते के पत्ते का रस, जिसको थकान बहुत ज्यादा होती है, कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, उनको पपीते के पत्ते का रस सेवन करना चाहिए। इससे आपके जो ब्लड में जो प्रॉब्लम आ जाती है ना, उससे भी आपको काफी आराम मिल जाता है। तो इसका सेवन आप खाली पेट कर सकते हैं। और जितने भी हमने आपको काढ़े ऊपर बताए ना जो घर में बनाने, ये खाली पेट सेवन करने से, पानी के बाद सेवन करने से काफी अच्छा लाभ देते हैं। या भोजन के 1.5-2 घंटे बाद सेवन कर लीजिए, उसमें भी अच्छा लाभ मिलता है। उसके बाद मित्रों, हरड़ का काढ़ा आप सुबह सुबह खाली पेट ले सकते हैं। हरड़ का काढ़ा पेट साफ करने के लिए अच्छा होता है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था। पपीते का रस भी आपका पेट साफ करता है, तो ये आप कोई भी ले सकते हो। ये पेट साफ करने में जिनको वात की, पित्त की प्रॉब्लम ज्यादा होती है ना, उनको इसमें बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। तो ये कोई भी ले सकता है, क्योंकि इनकी प्रकृति सबके लिए सुटेबल हो जाएगी। उसके बाद मित्रों, जामुन की छाल करीब 5-6 ग्राम ले लेनी है और इसमें आप गुड़ मिला लीजिए, इसको पीस लीजिए। जामुन की छाल को आपको पीस लेना है, उसमें आपको गुड़ मिला लेना, आपके स्वादानुसार मिला लीजिए। ये भी आप सेवन करते हैं, इससे आपको जो कफ की समस्या है ना, उसमें जो कफ छाती में जाम हो जाए तो उसमें भी आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है कफ नाशक चीज है, पर ये वात वर्धक चीज है। क्योंकि जामुन है, कसैला होता है तो वात बढ़ा देता है। पर हाँ, आप इसको ले सकते हैं, इसको नॉर्मली लेने में समस्या नहीं आएगी। उसके बाद मित्रों, नींबू और सेंधा नमक का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या करें, नींबू ले लीजिए, नींबू बीच में से काट लीजिए, उसके ऊपर सेंधा नमक बुरक लीजिए। इसके लिए आप तवे पे थोड़ा गर्म कर लेते तो ये आपकी तिल्ली या प्लीहा जो बढ़ा हुआ है ना, उसमें भी आपको आराम देगा। तो इसको आप चूसिए, ये आपको काफी अच्छा आराम देगा। उसके अलावा नींबू का एक प्रयोग और भी है मित्रों। नींबू आप 2 नींबू ले लीजिए, करीब 30 से 50 ग्राम का हिस्सा बन जाएगा उतना। 2 नींबू ले लीजिए, उसको आपको काटना है, रस निकालना है, और रस के साथ ही नींबू आप एक मिट्टी की हांडी ले लीजिए, करीब 1 लीटर की हांडी, 1 से 1.5 लीटर की। उसमें आपको करीब 500 से 700 ml पानी लेना है। डिपेंड करता है आपको नींबू का रस 30 से 50 ग्राम आपको बताए ना, तो आधा लीटर यानी 500 से 700 ml आपको वैसे ही पानी ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसको नींबू और नींबू के छिलके जो है और नींबू का रस दोनों ही उसमें डाल दीजिए निचोड़ के, और उसके बाद इसको रात को आपको पका लेना है, यानी कि उबाल लेना है। एक उबाल आ गया, बस हो गया, धीमी आंच पे उबाल लीजिए। उसके बाद उसको ऐसे रख दीजिए, और उसके बाद ये पानी आपको सुबह पीना है। ये पानी आप 3 से 4 दिन पीजिए, इससे भी मलेरिया जल्दी ठीक हो जाता है। कि ये भी पेट साफ करने की प्रक्रिया है मित्रों, और कुछ नहीं है। नींबू से पेट अच्छे से साफ हो जाता है, तो आपको जल्दी आराम हो जाएगा।
उसके बाद दालचीनी, अदरक, तुलसी का काढ़ा भी आप बना के पी सकते हैं। और अंकुरित दलहन, जो भी ये जितनी भी दालें आती ना, चना है, चना भी अंकुरित चना यदि आप खाते हो वो भी आपका पेट अच्छे से साफ करता है। मूंग है, मठ है, ये भारी ना लें। आपको अभी राजमा नहीं खाना है, आपको मटर नहीं खाना, ये चीज़ें अभी अवॉइड करें। तो अंकुरित मूंग है, मठ है, चना, ये आप ले लीजिए। पर चना भी यदि आपको पचता है तो लीजिए, वरना मत लीजिएगा। तो ये आप अंकुरित करके खाइए। उसके अलावा गेहूँ भी आप अंकुरित करके खा सकते हैं। उसको अंकुरित करने के बाद आप उसका पानी भी पी लीजिए। आप आज गेहूँ भिगा लीजिए, उसको बाद क्या करना है, सुबह आपको गेहूँ का पानी पी लेना। पर ये जिनको कफ है बिल्कुल ना करें, ये उनके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। ये आज सुबह गेहूं भिगाया, आप उसको कल सुबह उसका पानी पी लीजिए। और जो गेहूं है ना, उसको बांध के उसकी पोटली बना दीजिए। ये आप 5-6 दिन कर लीजिए। जो पोटली बना दी उसको अगले दिन अंकुरित हो जाएगा, उसका पीस के उसका हलवा बना के खा लीजिए, घी डाल के। पर कफ है तो घी ना डालें। वैसा भी बता दिया कि भाई कफ है तो आपको गेहूं सूटेबल ही नहीं है, तो आप वो नहीं ले सकते। तो ये आपको समझना पड़ेगा आपकी प्रकृति को क्या सूट कर रहा है, उस अनुसार आप लेंगे। वरना आपको कोई प्रयोग बता देता है कि आप ऐसा कर लो इससे हो जाएगा, तो आपको क्या उससे नुकसान हो जाता है। इसलिए हम सारी सावधानी आपको बताते हैं। उसके बाद मित्रों, फिटकरी को भूनकर उसका चूर्ण बना लीजिए। और ये चूर्ण आपको 2 से 3 ग्राम की मात्रा में पानी से बुखार आने से 2-3 घंटे पहले फंके मार लीजिए। क्योंकि ये समय पे आता है ना, तो आपको पता चल जाता है, तो वो फंके मार लेंगे। तो इससे आपका क्या है, बुखार नहीं आएगा। इसको 4-5 दिन कर लीजिए, इससे भी बुखार आपका कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद मित्रों, नमक भून लीजिए। आपको नमक, सेंधा नमक लेना है, वो भून लेना है। उसके बाद उसको 5 से काला कर लेना भून के। उसके बाद उसको 5 से 7 ग्राम, 1 गिलास पानी लीजिए, 300 ml जितना पानी, उसमें 5 से 7 ग्राम नमक घोल लीजिए और इस नमक को आप पी लीजिए। ये बुखार आने से करीब 1-1.5 घंटा पहले आपको पी लेना है। इससे फिर बुखार नहीं आता, स्थिति बन जाती है। उसके बाद मित्रों, जीरा, 10 ग्राम जीरा लेना है। पर ध्यान रखिए, जीरा भूनना नहीं है। भुना हुआ जीरा यहाँ काम का नहीं है, वो आपको फायदा नहीं करेगा। आपको जीरा लेना, पर जीरा ताज़ा होना चाहिए, जीरा कड़क होना चाहिए। धूप में सुखाएंगे चलेगा। तो जीरा आप पीस लीजिए। उसके बाद जीरा आपको क्या करना है, जीरे में आपको मिलाना है, उसमें 3 गुना गुड़ मिलाना है। 10 ग्राम जीरा है तो 3 ग्राम उसमें 30 ग्राम गुड़ मिला लीजिए। उसके बाद इसकी गोलियां बना लीजिए, करीब 10-10 ग्राम की 4 गोलियां बना लीजिए। ये आप रोज 2 से 3 सेवन कर सकते हैं। और ऐसे आप और ज़्यादा बना सकते हैं, 5-6 दिन ले लीजिए। इससे आपको बुखार उतरने में काफ़ी अच्छा होगा। अभी दोनों, वात और कफ दोनों को शमन करेगा, पित्त को भी शमन करेगा। इससे ये आपको काफी, जो गुड़ है वो थोड़ा गर्म होता है पर जीरा ठंडा होता है, तो ये आपको आसान रहेगा। सेवन करिए, ये आपको काफी काम करेगा। उसके बाद मित्रों, एक प्रयोग है जो आपको लगाना है। लगाना कैसे, पर इसमें बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि आपका हाथ वगैरह कहीं लगना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है कि मिर्ची लेनी है, हरी मिर्ची, मोटी वाली थोड़ी आती है ना, इतनी मोटी जैसी ले लीजिए। उसके बीज सारे निकाल दीजिए। उसका जो खोल बचता है ना, उस खोल को आप अंगूठे में ऐसे लगा दीजिए, उसको बांध दीजिए। ज़्यादा मोटी मिर्ची ना मिले तो कोई बात नहीं, उसको आप बाहर से फाड़ के उसको ऐसे लगा दीजिए। पूरे अंगूठे पे आप उसका वो लपेट दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर से आप कागज भी तो थोड़ा धागा या कुछ लपेट देंगे जिससे वो लपटा रहे, तो समस्या नहीं आएगी। ये बुखार आने से 3-4 घंटे पहले आप कर दीजिए। और उसके बाद ध्यान ये रखना, कहीं आप चेहरे वहरे पे हाथ ना लगा लें, वरना ये जलन दे जाएगा। तो आप ये पैर के अंगूठे में भी लगा सकते हैं, हाथ के अंगूठे में भी लगा सकते हैं। ये आपके बुखार ना आने में आपकी सहायता करेगा, काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो ये अंगूठे में बांध लीजिए, काफ़ी अच्छा काम करेगा। उसके बाद मित्रों, पिसी कलौंजी 1 चम्मच और उसमें शहद मिला के आप सेवन करिए। ये भी आपके बुखार से आपको राहत देगा। कलौंजी आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, समस्या नहीं आएगी। पर मित्रों ध्यान रखिए, आप जो भी चीज़ सेवन करें, आपकी प्रकृति कौन सी वो मैं नहीं जानती, इसे मैं आपको अलग अलग नहीं बता पा रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इतनी सारी होम रेमेडीज में आपको कुछ ना कुछ तो सूट करेगा, और कुछ भी सूट नहीं करा है तो आपको स्वास्थ्य में 5वीं, 4थी या 5वीं बार बता रही हूँ, स्वास्थ्य में कभी मत करो। और प्राणायाम ये सबको सूट करने वाला है, जैसे हमने बताया, सब पालन करेंगे तो इससे आपका स्थायी समाधान हो जाएगा। वही महासुदर्शन काढ़ा और अमृतारिष्ट और गिलोय घनवटी भी सबको सूट करने वाली है, इसमें किसी को भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आप इससे पूरा समाधान ले पाएंगे। और मित्रों, एक प्रयोग मैं आपको और बता दूं, जो आपको मलेरिया का परमानेंट सॉल्यूशन है। और ये हर जिसको भी पित्त की समस्या बन जाती है, इनकी आप जब पितृपक्ष आता है ना, तो उस समय पित्त की समस्या लोगों को बहुत ज्यादा बन जाती है, जो शरद ऋतु कही जाती है। पितृपक्ष शरद ऋतु में आता है। तो इस समय में पितृपक्ष से लेकर जो शरद ऋतु चलती है ना, इसमें पित्त का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस समय हमारे चलन है खीर खाने का। जी हाँ, हमारे खीर खाई जाती है। यदि आप इस मौसम में खीर खाते हैं, खीर आप चावल की बना लीजिए, आप दूध को घोल के भी बना सकते हैं, थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए, वो भी चलेगी। पर यहाँ आपको ध्यान रखना है, जिनको कफ की समस्या है
उनको ये खीर सूटेबल नहीं है, उनको मलेरिया के लिए खीर सूटेबल नहीं है। ये आप यदि मलेरिया के लिए खीर खाएंगे तो इससे आपका कफ की विकृति बढ़ जाएगी, तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। पर जिनको वात और पित्त की प्रॉब्लम है, वात मिश्रित पित्त है या पित्त मिश्रित वात है, तो आप ये लेंगे, इससे आपको समस्या नहीं, इससे आपको समाधान मिलेगा, आपके शरीर की गर्मी शांत होगी। तो ये खीर आपको कैसे करनी है, सुबह बना लीजिए, शाम को खा लीजिए, शाम को बना लीजिए, सुबह खा लीजिए। आप कोई भी एक टाइम यदि आप पचा सकते हैं, क्योंकि किसी किसी को सुबह दूध की चीजें खाने से गुड़गुड़ होता है, तो आप शाम को खाइए। आप शाम का एक भोजन खीर बना लीजिए, एक कटोरी खीर आप अपना निश्चित कर लीजिए कि आपको रोज खानी है। यदि आप शरद ऋतु में ये खीर खा लेते हैं तो शरीर में जो पित्त के रोग बढ़ते हैं, मलेरिया के अलावा और भी जो पित्त के रोग बढ़ते हैं, गर्मी के रोग बढ़ते हैं ना, उसमें बहुत जल्दी शमन हो जाता है। क्योंकि आप इसमें थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट भी डालेंगे ना, तो ड्राई फ्रूट भी आपके भीग जाने चाहिए। और आप इसमें मीठे के नाम पे मिश्री डालिए, चीनी बिल्कुल मत डालिएगा, चीनी में वापस आपका पित्त बढ़ेगा। तो मिश्री डालिए, या आप देशी खंड या बूरा डाल सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। इस तरह से आप ये खीर बनाइए, बहुत काम की खीर है। चावल की खीर बनाइए, चावल और दूध दोनों ही कफ वर्धक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जिनको कफ की समस्या, उनको हम ये सुझाव नहीं दे पाएंगे, पर हाँ यदि आप पचा सकते तो आप भी ले सकते, कोई समस्या नहीं है। तो आशा है आपको अपने पित्त बढ़ने का, आपको अपने मलेरिया का परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया होगा। हमने जो निर्देश दिए पालन करते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक करिएगा। हमने बहुत सारे और भी वीडियोस दिए, क्योंकि जो आप फालतू विचार करते रहते हैं उससे मुक्त कैसे होना है, हमने सारे वीडियोस दिए। एक बार डिस्क्रिप्शन पूरा चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा चेक करेंगे तो, क्योंकि मुद्रा आदि बहुत काम की चीजें हमने बताई हैं। जोड़ों में दर्द तो एक्यूप्रेशर वगैरह पॉइंट कहाँ दबा सकते हैं, सब बताया है। करेंगे तो समाधान होगा। आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक को लिंक दिया, जब बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करते हैं। और अंत में हमने अपने नंबर दिया है। नंबर हम अंत में इसलिए देते हैं कि हमने आपको पहले ही हर रोग का समाधान बताया है। ये दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्रदर्शन में बहुत सारे रोगों पर वीडियोस दिए हैं, कई हर रोग पर वीडियो दिया है। और आप हमें कहीं भी कमेंट करके प्रश्न कर सकते हैं। यदि आपको कंसल्टेंसी करनी है तो हमारा नंबर भी उपलब्ध है, आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हो। कंसल्टेंसी की फीस होती है वो आपके रोग अनुसार होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।